लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट और आज हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है। फिर जब हम ये चीज जान लेंगे फिर तब हम जानेंगे कि हाँ कैसे एक तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो या फिर तुम्हारे टुवर्ड द नॉर्मल रे की तरफ जाती है या फिर तुम्हारी अवे द नॉर्मल की तरफ जाती है, मतलब कि वो नॉर्मल की तरफ आती है फिर तुम्हारी वो नॉर्मल से बाहर जाती है। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारा एक टर्मोलॉजी है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, है ना, रेयरर मीडियम। और तुम्हारे क्या कहते हैं, स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, RER होता है, ठीक है, रेयरर मीडियम। और ये फिर तुम्हारा होता है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो हमने तुम्हें कल ही बताया था कि कभी भी कोई भी लाइट अगर बेंड हो रही है, पहली बात तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है जब तक जो तुम्हारा उसकी डेंसिटी है, जिस मटेरियल की वो डेंसिटी सेम रहती है। तो अगर जैसे मान लो कि मैंने कोई एक ग्लास स्लैब बनाया जिसको मैंने बोल दिया PQRS, या फिर मैंने कोई भी ग्लास सिंपली बोल दिया, और ये तुम्हारा ऊपर जो एयर है, तो ये हो सकता है कि तुम्हारा मीडियम 1 हो और ये हो सकता है तुम्हारा मीडियम 2 हो। कल का भी रिवाइज करा दे रहा हल्का, ठीक है। तो कोई भी अगर लाइट रे अगर तुम्हारे मीडियम 1 पे जा रही तो वो तो स्ट्रेट चलेगी ही चलेगी, क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है थ्रू आउट हर जगह सेम है। लेकिन अगर मान लो कि अगर जैसे ही वो एक तुम्हारे किसी ओ पॉइंट पर आती है जो कि बेसिकली तुम्हारा एक दूसरा मीडियम है, तो एक ये ऐसा पॉइंट है जहां तुम्हारा मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो जब कभी भी तुम्हारा मीडियम चेंज होगा तो फिर क्या होगा कि वो जो लाइट है जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अब वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। लेकिन बेंड होने के बाद कर्व नहीं चलने लगेगी, बेंड होने के बाद स्टिल भी वो स्ट्रेट लाइन चलेगी। तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, इसी को हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट इज आल्सो नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड इट इज हैपन व्हेन the two mediums have different density, and the light when come from the density 1 to density 2 it changes or it bend toward the density second। बस सीधी बात ये है। अब देखो जो टर्मोलॉजी है तुम्हारी ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, तो इसमें रेयरर मतलब क्या है कि जिसकी डेंसिटी कम है। जैसे मान लो कि एयर में डेंसिटी कम होती है, मतलब एयर में जो तुम्हारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है। तो जब उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, अगर मैं जैसे बोल देता हूँ रेयर में तुम्हारे स्पेस जो है वो ज्यादा है, तो मुझे बताओ स्पेस ज्यादा होने की वजह से क्या तुम्हारी तुम्हारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तेज होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। धीमे धीरे हुई। मैंने बोला रेयरर में जहाँ स्पेस ज्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, तो वहां मुझे बताओ स्पीड ऑफ वही लाइट होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा हुई। ज्यादा होगी। और अब मैंने बोला कि जो तुम्हारा डेंसर एरिया होता है, डेंसर एरिया में जो तुम्हारा पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है वो कम होता है, स्पेस कम होता है, वो थोड़ा कंपोजिट होता है, एकदम घुसा घुसा होता है। तो अब मुझे बताओ वहां जो तो स्पीड धीरे ऑफ हो लाइट जाएगी। होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी? कम। कम होगी। और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो तुम्हारी जो चेंज होती स्पीड ऑफ लाइट होती है, वही एक सबसे बड़ा मेन कारण होती है कि जो तुम्हारी बेंडिंग हो रही है। तो एक जगह स्पीड लाइट तेज है, एक जगह स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कहीं तेज है, तो वो बेसिकली उसके उस मैटर के पार्टिकल्स पर मैटर करती है कि यार उसका जो मैटर है उसमें जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस कैसा है। अगर स्पेस ज्यादा है तो वो जो तुम्हारा मीडियम होगा या फिर जो तुम्हारा पर्टिकुलर जो मैटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम। और अगर कहीं स्पीड ऑफ लाइट कम है तो इसका मतलब है कि उनके जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, कम है। तो जब कम होगा तो कोई भी लाइट आर पार जल्दी से उतनी स्पीड में जा नहीं पाएगी। तो एक इस तरीके के मैटर को हम लोग बोलते हैं डेंसर। जब मैं मैटर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है मीडियम। तो मतलब एक ऐसा मीडियम जो डेंसर है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और एक ऐसा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मीडियम है या फिर तुम्हारा मैटर है जिसमें स्पेस जिनके बीच में पार्टिकल में स्पेस ज्यादा है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तेज होगी। और हमें मालूम है कि जब कभी भी तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट वेरिएट करती है, डिफर करती है, तो जिस पॉइंट पे वो तुम्हारी डिफर करती है उस पॉइंट में तुम्हारी लाइट बेंड हो जाती है। जैसे मीडियम 1 तुम्हारा क्या था, एयर था। एयर में तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट जैसे मान सकता हूँ, तुम बताओ स्पीड ऑफ लाइट एयर कितनी होती है? 3 into 10 की यार पावर 8 थ्री मीटर पर थ्री हाँ, इंटू सेकंड। थ्री टेन की इंटू पावर टेन की एट पावर एट है ना। और जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा जो मीडियम 2 है वो ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है वाटर बोल देता हूँ, तो वाटर में तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 2 into 2.25 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो तुम देख रहे हो कि हमने क्या देखा कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में चेंज हो रही है, वाटर में अलग हो रही है। तो ये जो तुम्हारा डिफरेंस है इस स्पीड ऑफ लाइट की डिफरेंस की वजह से बेंडिंग हो रही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोल देता हूँ कि यही चीज तुम्हारा 1.25 into 10 की पावर 8 हो गया, तो मुझे बताओ बेंडिंग और ज्यादा होगी या बेंडिंग और कम होगी? बेंडिंग और का ज्यादा होगी। ज्यादा हो गया ना। तो ज्यादा। याद रख लेना, जितना तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बीच में डिफरेंस आ जाता है,
स्पीड ऑफ लाइट के बीच में डिफरेंस किसके किसके बीच में, दो मीडियम के बीच में, कि एक मीडियम में तुम्हारी कितनी स्पीड है उसकी और दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है। ये जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा ही तुम्हारी बेंडिंग होगी। तो अभी तुम मुझे बताओ कि जो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ आ भैया। गया, आ गया। हाँ तो भैया। मुझे इसके हिसाब से बताओ, मुझे जो एयर होता है वो एयर क्या होता है, डेंसर होता है या रेयरर होता है? रेयर है। रेयरर होता है, क्या होता है, रेयरर होता है। अब मुझे बताओ कि जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं ग्लास है, ग्लास क्या होता है तुम्हारा, रेयरर होता है या डेंसर होता है? डेंसर। डेंसर होता है, वेरी डेंसर। गुड। अब देखो ये जो भैया तुम्हारा एक बार, डेंस, हाँ बोलो। भैया एक बार रेयर एक बार और थोड़ा समझा दीजिए। रेयरर हाँ मतलब एक वो जगह है जहां से स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है, जहां की स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है। अब जैसे मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा डेंसर है, ये क्या है, तुम्हारा ग्लास डेंसर है। किसके कंपैरिजन में डेंसर है, एयर के कंपैरिजन में डेंसर है, इतना जान लेना। अब अगर जैसे मान लो मैं कि ग्लास की जगह कुछ एक ऐसा मतलब ग्लास बना देता हूँ जहां स्पीड ऑफ लाइट उससे भी कम है ना। जैसे मान लो कि ग्लास है, ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं समहाउ, जैसे मान लो कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 2.28 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये चीज है। और मैं इसके ऊपर जस्ट मतलब एक क्या कर देता हूँ, एक और पॉट रख देता हूँ और उस पॉट में डाल देता हूँ ऑयल, और ऑयल की मैं लिख देता हूँ 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इस समय डेंसर कौन हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा या ग्लास हो जाएगा? ग्लास ऑयल हो जाएगा। हाँ, ऑयल हो जाएगा। तो तुम लोग को इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को जानना पड़ेगा कि जो हम लोग रेयरर और जो डेंसर बता रहे हैं वो किसके कंपैरिजन में बता रहे हैं। लेकिन अभी अगर जैसे मैंने बोला एयर और ग्लास में कौन डेंसर है, तो तुम बोलोगे कि भैया वो तुम्हारा ग्लास डेंसर है। ठीक वैसे अगर कोई भी लाइट रे है ना, रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, जब तुम्हारी रेयर से डेंसर, जब भी तुम्हारी मतलब डेंसिटी चेंज हो रही होगी, या तो तुम जब तुम रेयरर से डेंसर जा रहे होगे या तो फिर तुम डेंसर से रेयर जा रहे होगे, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, तुम्हारी डेंसिटी चेंज हो रही है। कभी रेयर से डेंसर जा रहे हो, कभी डेंसर से रेयर जा रहे हो, तो डेंसिटी चेंज होने की वजह से तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी, और जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी तो तुम्हारी लाइट भी बेंड होगी। तो जान लेना इस चीज को। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो आ अभी गया। तुमको अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये है तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, ये जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, इसमें क्या है, ये लाइट है। अभी देखो ये जो लाइट की जो स्पीड है, ये तुम्हारी एयर में इधर ज्यादा होगी, या मुझे बताओ ये जो तुम्हारा ग्लास में ज्यादा होगी, मुझे बताओ। एयर में ज्यादा होगी। हाँ, एयर में ज्यादा होगी। अंश तुम उल्टा सुन रहे हो क्या आज? एयर में। हाँ, एयर में ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज को जान लेना, ठीक है। और एयर में क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि एयर एक तुम्हारा रेयरर मीडियम है। रेयरर का मतलब क्या है, उसकी उसमें डेंसिटी कम है। डेंसिटी का मतलब उसमें जो उसके पार्टिकल्स है, जो एयर के जो इनके बीच में जो एक मैटर है उसके जो पार्टिकल्स वो कम है, जिसकी वजह से एक लाइट को ज्यादा मतलब क्या कहते हैं पाथ मिल रहा है जल्दी कवर करने के लिए। तो जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट तुम्हारी रेयरर मीडियम में ज्यादा तेज होती है। और अगर जैसे मान लो कि इस एयर के मुकाबले अगर जैसे मान लो कि इस बार मैं तुम्हारा एक वाटर ले लेता हूँ, तो देखो वाटर में तुम्हारे क्या है, तुम्हारे ग्लास के कंपैरिजन में वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। तो मुझे देखो वाटर की जब डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, स्पीड। अब मुझे बताओ, अच्छा देखो तुम ध्यान से देखो, अगर मैं बोल देता हूँ एयर की जो स्पीड है वो यहाँ है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और जो तुम्हारी यहाँ भी जो एयर में जो तुम्हारी मतलब स्पीड है उसकी भी तो यही होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैंने बोला था कि ग्लास में जो होती है, फिर जो तुम्हारी मतलब ग्लास में होती है वो समाउ 2.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, और जो तुम्हारी वाटर होती है वो होती है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो तुम मुझे बताओ डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें है तुम्हारा लाइट की स्पीड में, ऊपर वाले ए में है या फिर बी में है? सर नीचे वाले भी में। ऊपर वाले में है गधे। अरे ध्यान, नहीं, नीचे बल्कि ज्यादा मुड़ेगा ना लाइट का वो। तो वहाँ जहां डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी, जिसकी ज्यादा डेंसिटी होती है उसकी मतलब उसमें लाइट ऑफ बेंडिंग ज्यादा होती है, तुम समझ रहे हो ना। और वो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट, हमने क्या बोला, जहां तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस ज्यादा होगा, ऊपर है 3 और नीचे है 2.25, तो अगर तुम इसको निकालोगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा। और अगर जैसे मान लो कि मैं इसको करता हूं, तो अगर इसका वो करूंगा तो कितना आएगा, 0.2 आएगा केवल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0.20 आएगा, तो इसके बीच में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो लाइट ऑफ बेंडिंग दिखेगी उसमें दिखेगी। मैं अभी इस जो तुमको ये इमेज दिख रही है ना, केवल इस इमेज के सेंस में तुमको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम देखो इमेज को देखोगे तो इसमें बेंडिंग थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन अगर तुम ऊपर देखो तो ऊपर जो लाइट रे आ रही है वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बेंड हो रही है। क्यों? क्योंकि ऊपर लाइट की जो तुम्हारा जो डिफरेंस है वो ऊपर के ऊपर ज्यादा है, नीचे कम है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हाँ भैया। जान लेना कि जो तुम्हारी अगर स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन तुमको देखने को मिलेगा। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा किस में ज्यादा होती है, रेयरर मीडियम में ज्यादा होगी जहां तुम्हारी डेंसिटी कम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा तुम्हारी वहां कम होगी जहां तुम्हारी डेंसिटी ज्यादा होगी, और इस तरीके के मीडियम को बोला जाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर जैसे मान लो कि तुम्हारी क्या कहते हैं एयर है, एयर और वाटर और तुम्हारे ग्लास के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम क्या देखेंगे कि जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है वो वाटर की कितनी है, 2.258 मीटर पर सेकंड है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है वो तो तुम्हारी एयर से कम है, मतलब क्या है स्पीड ऑफ लाइट एयर से तो कम है लेकिन ग्लास से ज्यादा है। इसका मतलब मुझे बताओ कि इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी, ए तुम्हारी बताओ किस में होगी, ग्लास में ज्यादा होगी या फिर वाटर में ज्यादा होगी। अगर एक स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तुम्हारी एयर से आ रही है, अगर वाटर में जाएगी तो ज्यादा बेंडिंग होगी या फिर ग्लास में जाएगी तो ज्यादा बेंडिंग होगी। रेड ग्लास में। वाटर। वाटर में क्यों, क्योंकि वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हम्म। है ना। तो इस चीज नहीं। को थोड़ा देखना, इस चीज को समझना। तो ये देखो वाटर इस समय तुम्हारा ऑप्टिकली डेंसर है ना, तुम्हारा मतलब ज्यादा डेंस है, किससे ज्यादा डेंस है, तुम्हारा एयर से, लेकिन तुम्हारा ग्लास से थोड़ा कम डेंस है। तो अभी देखो दो चीज हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारी लाइट तुम्हारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन होगा, और जब भी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं डेंसर से तुम्हारी रेयर मीडियम में जा रही है तो भी तुम्हारे उस केस में तुमको मतलब क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया। समझ में आ गया। आ गया सर। देखो मैं तुमको पहले बता दे रहा, तुम लोग पता नहीं जीवन में क्या पढ़े हो। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जिसमें जिसकी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं। जैसे मान लो कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसको मैं बोल देता हूँ ए, उसको बोल देता हूँ बी, और मान लो कि इसके बीच में जो पार्टिकल है उनके बीच में कुछ ऐसा स्पेस है, कैसा स्पेस है, ऐसा स्पेस है, और जो दूसरा वाला है उसके बीच में ऐसा स्पेस है। तो मुझे बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी कि बी ए। की ज्यादा होगी। ए। एक ही। ए की ज्यादा एक होगी है ही ना। एक ही डेंसिटी। पहले पूरा क्वेश्चन सुना करो अंश, समझ में आ गया। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल के स्पेस। अब मुझे बताओ अगर मैंने एक लाइट में यहाँ से मतलब क्या कहते हैं एक लाइट का सोर्स ये है तुम्हारा, ठीक है, लाइट ऐसे जा रही है और एक लाइट तुम्हारी ऐसे जा रही है, तो मुझे बताओ सबसे जल्दी किससे पार चली जाएगी, ए से जाएगी या तुम्हारी बी से जाएगी, बी से चली जाएगी, बी बी से से जाएगी जाएगी ना। जल्दी तो बाहर। तो इसमें मुझे बताओ ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर कौन है। भाई ऑप्टिकली ऑप्टिकली रेयर डेंसर बी है वाला और ए वाला ऑप्टिकली है। डेंसर ए रेयर है। बी ए है और ना। तुम्हारा ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है, तुम्हारा बी है, और ऑप्टिकली तुम्हारा डेंसर ए है। तो ठीक वैसे ही अगर जैसे मान लो कि मैं अगर ये बना देता हूँ तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं ग्लास बना देता हूँ, तो ग्लास और एयर के, अब मुझे बताओ एयर और ग्लास में डेंसर कौन है, तुम्हारा ग्लास डेंसर है या फिर एयर डेंसर है। ग्लास 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 डेंसर। ग्लास डेंसर है ना। ग्लास सर, तो ग्लास ऑब्वियस सी बात डेंसर है, है। हाँ, तो अब तुमको ग्लास को बोलना पड़ेगा डेंसर मीडियम है ना, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जो तुम्हारा एयर है डेंसर उसको तुम क्या मीडियम। करोगे ऑप्टिकली रेयर रेयरर मीडियम। मीडियम, ये चीज है। और डेंसिटी इसी वजह से चेंज हो रही है कि डेंसिटी, और जो तुम्हारी स्पीड है स्पीड इसी वजह से चेंज हो रही है क्योंकि पार्टिकल किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो ये है, और हमें मालूम है कि अगर तुम्हारी स्पीड चेंज होगी तो किसी भी मीडियम में तो फिर तुम्हारा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ स्पीड कुछ और थी और जैसे देखा यार इस जो तुम्हारे यहाँ के जो पार्टिकल था उसमें कम स्पीड मतलब स्पेस ज्यादा था तो जिसकी वजह से स्पीड ज्यादा तेज थी, और जैसे ही ग्लास में आई ग्लास में उसने देखा कि यार यहाँ स्पेस कम है, तो मतलब स्पेस मतलब बहुत ही कम है, तो जिसकी वजह से स्पीड उसकी यहाँ धीमी हो गई। तो ये जो डिफरेंस हुआ जिसकी वजह से तुम्हारी लाइट बंद हो गई, और जैसे ही ये बाहर निकली तो उसने देखा कि अरे यार ये तुम्हारे यहाँ तो स्पेस फिर से ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से स्पीड उसकी और तेज हो गई। तो मुझे बताओ अगर कोई एयर की जो स्पीड है, जो एयर में जो लाइट की स्पीड है अगर वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो जो एमरजेंट रे हो रही होगी, एमरजेंट रे की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, उतनी होगी भैया। है ना, उतनी ही होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होगी। लेकिन वो तुम्हारी जो तुम्हारी क्या कहते हैं ग्लास के अंदर जो स्पीड है वो तुम्हारा मैटर वो करता है कम कि होगी। दूसरा मीडियम कैसा है, वो तुम्हारा मीडियम कैसा है, कि वो तुम्हारा ग्लास है कि तुम्हारा ऑयल है कि वो तुम्हारा कैरोसिन है, कि वो उस पर मैटर करता है। तो इस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो यहाँ तुमको केवल दो मीडियम दिखाई देंगे, एक मीडियम 1 और एक मीडियम 2। और अगर इन दोनों मीडियम में कोई रेयरर और कोई डेंसर है तो ही तुम्हारी लाइट बेंड होगी, क्यों, क्योंकि तभी तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आएगा। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया आगे आगे। आ गया ना। चलो ठीक है, अमन बेटा इसका आंसर बताओ। सर वो है नहीं क्लास में। चलो ठीक है, आर्यन बताओ इसका आंसर। हाँ भैया। व्हाट
defines as an optical rare medium. The medium in which a speed of light is less, the medium in which a speed of light is more, the medium that are physically less dense, the medium that is transparent, the medium that are physically less dense. हम्म, सोचो। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में मैंने तुमको अच्छे से समझाया अभी। The medium which has light speed, the medium in which the speed of light is more. मोर है ना, ये हो गया। अंश इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of an optically denser medium? Air, vacuum, glass. Light doesn't travel in an optical denser medium. भैया glass, C, glass. ग्लास, वेरी गुड। कार्तिक इसका इसका आंसर बताओ। Compared to glass and water, air is considered an very optically rarer medium. ऑप्टिकली रेयर मीडियम। यान इसका आंसर बताओ। क्लास में है? Oh yeah. हाँ बोलो, पढ़ो। आयुष तुम पढ़ो। A, sir. अच्छा नहीं, पढ़ो, अच्छा पढ़ो। सुनो सुनो सुनो, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है फिर आंसर देना है, ऐसे मन में नहीं पढ़ना। The speed of the light in water uh, is given as 2.25 into 10 to power 8 meter per second. Based on this, how does the water obtain ऑप्टिकल density ऑप्टिकल compared डेंसिटी। to the air glass? मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि मैं तुम्हारी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट में बता देता हूँ 2 × 10 की पावर 10, 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे उसके हिसाब से बताओ कि क्या वो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है और ग्लास के कंपैरिजन में कैसा डेंस है। मतलब क्या कहते हैं कि किसके कंपैरिजन में तुम्हारा ऑप्टिकली रेयरर है और किसके कंपैरिजन में तुम्हारा ऑप्टिकली डेंसर है, तो मुझे ये बताओ। समझ में आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मैं बोलता हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में अगर तुम्हारी 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताओ कि अब जो लाइट है वो तुम्हारी एयर के कंपैरिजन में रेयरर है या डेंसर है, या फिर तुम्हारे ग्लास के कंपैरिजन में रेयरर है या फिर डेंसर है। ऑप्शंस पढ़ो और Sir, ऑप्शन पढ़ो और ऑप्शन के बाद आंसर देने की कोशिश करो। जैसे पहला ऑप्शन पढ़ो, बोलो कि हाँ भैया ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके हिसाब से आंसर दो। ऑप्शन ही पढ़ो। भैया C वाला। सी वाला ठीक है, लेकिन ऑप्शंस तो पढ़ो बड़ी। ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो याद कैसे होगा फिर। Water is optically denser than air but optically rarer than glass. ग्लास है ना, तो वो चीज है कि जो तुम्हारा वाटर है वो तुम्हारा डेंसर है ना। डेंसिटी तो उसकी एयर से ज्यादा है लेकिन ग्लास से कम है। ठीक है, पढ़ना है, डरना नहीं है। ठीक है, आयुष इसका आंसर दो। If light travels from an optically rarer medium to an optically denser medium, what generally happens to its speed? Sir, it decreases. इट डिक्रीजेस, वेरी गुड। D. चलो प्रणव इसका आंसर बताओ। When does the reflection of light occur? Only when light goes from an optical real medium to an optical denser medium. यही वाला होगा। अच्छा, ओनली व्हेन मतलब तभी होता है तुम्हारा रिफ्रैक्शन जब तुम्हारा ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर हाँ मीडियम में लाइट नहीं जाती नहीं है। नहीं 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 नहीं। Whenever light goes from one medium to another of different optical density, either rare to denser or denser to rare. ये हाँ वाला ठीक होगा। है, ठीक है, अपना नेटवर्क ठीक करो, आवाज थोड़ी ब्लर्ड हो रही है। ठीक है, चलो कार्तिकेय इसका आंसर दो। Refraction of light can be observed when light travels from air to into water. In this case, light is moving from भैया a rarer medium to denser medium, a denser medium to rarer medium, a medium or higher refractive index to a medium of lower refractive index, and two media with the same optical depth. एक मिनट भैया, refraction of light can be observed when the light हाँ भैया, जो एयर होता है वो रेयर मीडियम रहता है, तो डी वाला। बी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। चलो आर्यन इसका आंसर बताओ। हाँ भैया, जैसे और जब अमन which आ of जाए the तो बता देना। which of the following
भैया आ गया जहाँ तक। हाँ चलो तुम बताओ, उसको पढ़ो। हाँ भैया। Which of the following सिनेरियो। scenario would not result in refraction of light? Going from the light going from glass to air, light going from water to glass, light traveling within a uniform block of glass, light going from the air to water. भैया एक सेकंड। भैया क्वेश्चन ये भैया बोल रहा है कि सी वाला, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तुमको कहाँ देखने को नहीं मिलेगा? सी वाला। सी वाला ना? तो सी वाला पूरा पढ़ो आंसर। Light traveling within a uniform block of glass. ठीक है, अमन बेटा इसका आंसर दो। नहीं भैया नहीं आया, वो गलती से मेरे को लगा दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अंश इसका आंसर दो। The statement refraction of light takes place whenever it goes from the optical rarer medium to the optical denser medium implies that the speed of light increases, the light bends away from the normal, the light must change its path, the angle of incidence is always zero. Goes from the optical rarer to medium. Where the light bend away from the normal. अब देखो, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है कि नहीं इसके बारे में बाद में पता चलेंगे, लेकिन जब कभी भी तुम्हारी लाइट रे तुम्हारी ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर जाती है तो बेंड अवे द नॉर्मल नहीं होती। ये हमारा अगला केस है, मतलब हम लोग केस पढ़ेंगे कि जब तुम्हारी ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर जा रही है तब लाइट कैसे तुम्हारी रिफ्लेक्शन दे कैसे बिहेव करेगी, और जब तुम्हारी ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर जा रही तो कैसा बिहेव करेगी। लेकिन अभी इसकी अगर ये ऑप्शन तो गलत है, अगर हमें मालूम होता तो ए सी डी के अकॉर्डिंग तुम मुझे आंसर बताओ क्या होता फिर? ये डेंसर में जाती। ये नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मान लो कि बी ऑप्शन नहीं है, तो अब ए सी डी में कौन सा आंसर होगा? भैया स्पीड ऑफ लाइट तो इंक्रीज होगी नहीं क्योंकि डेंसर हम्म, मीडियम में जा रही है। हाँ। ए हट गया। द लाइट मस्ट चेंज इट्स पाथ। मतलब सी होगा ये भैया। भैया हम्म, सी। हाँ, पाथ पाथ मतलब समझते हो ना, मतलब वो बेंड हो जा रही है, जो पहले जिस पाथ में जा रही थी अब उस पाथ से वो जा रही है, ठीक है, तो हट ये रही चीज है। जानना है। हाँ, और ये तुम्हारा पहले डी अगर ऑप्शन वन है। 180, पहले अगर 180 डिग्री बन रहा था, मतलब वैसे नॉर्मल सीधे पाथ में डालती तो फिर बेंड होके 170 बन रहा होगा पाथ में। हाँ मतलब कुछ भी बन रहा होगा, तो मतलब बाद में देखेंगे एग्जाम्पल कि के लिए। मतलब क्या बन रहा है, क्या वो तुम्हारी बेंड हो रही है कि अवे हो रही है, उससे रिलेटेड हमको मतलब केस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, क्या कहते हैं यार, क्वेश्चन पढ़ना और फिर उसके बाद आंसर देना। क्वेश्चन पढ़ो। If the light travels from an optically denser medium to an optically rare medium, what फेनोमेनन। is expected to the occur? ऑप्शन भी पढ़ने हैं? A. Rarefaction. B. डिस्पर्जन। Says B होएगा denser पढ़ो पढ़ो। dispersion. नहीं नहीं, बताओ आर एन क्या होगा इसका आंसर? भैया कौन सा होगा? एक सेकंड भैया, एक सेकंड। If light travel from an optical denser medium to the typical rare medium water phenomena, this is called refraction, dispersion, refraction. भैया when large optical denser medium, भैया भैया सी वाला। dispersion। अब देख रहे हो, तुम समझ रहे नहीं हो भैया एक, सी। हाँ, एक टीचर का कितना सी पेशेंस वाला होता होगा होगा। भैया। मतलब मैं तुम सी लोग को कुछ वाला नहीं होगा बोल भैया। रहा, तुम समझ जाओ कि मैं कितना पेशेंस हो रखा है इस समय। मैं लाख बार समझा चुका कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारे डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होगा, वो लाइट रे बेंड होगी, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड। हाँ, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्टेड कौन बोला, गधा? रिफ्लेक्टिव नहीं सर भैया, सी रिफ्रैक्शन बोल रहे रिफ्रैक्शन। थे। समझ में आ गया? तो वो चीज है। तो अभी देखो, मैं तुमको कुछ केसेस बताने वाला हूँ। केसेस क्या होंगे कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारी मतलब क्या है, ये तुम्हारा प्रिज्म है, या फिर मान लो कि मैंने कोई भी बोल दिया तुम्हारा ये ग्लास है, जो कि तुम्हारा कैसा है एकदम, मतलब क्या कहते हैं, स्क्वायर शेप में है, ठीक है, या रेक्टेंगल शेप में। और मैंने उसको नाम दे दिया तुम्हारा PQRS। तो तुमको यहाँ दो मीडियम देखने को मिलेंगे, एक होगा तुम्हारा एयर और एक होगा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा होगा ग्लास।
तो जो तुम्हारा सबसे डेंसर मीडियम है वो तुम्हारा कौन सा होगा? ग्लास ना, इसको मैं ग्लास को ऐसे लिख सकता हूँ, तुम्हारा डेंसर है। और ये जो तुम्हारा एयर है, एयर तुम्हारा कौन सा है? वो तुम्हारा है रेयरर मीडियम। वो क्या है तुम्हारा? रेयरर मीडियम है। तो सबसे पहला केस जो हम वो लेने वाले हैं कि अगर मान लो कि अगर कोई लाइट रे है, अगर वो तुम्हारी रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा? तो मैं कोई भी एक लाइट रे बनाऊंगा, जैसे मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारी कोई लाइट रे है। अब मैंने लाइट रे का नाम दे दिया तुम्हारी ए, कोई लाइट रे है जो आ रही है और वो पॉइंट ओ पे पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ पे एक मतलब क्या कहते हैं, एक नॉर्मल रे हमने डाल दिया। हमने नॉर्मल रे डाला कि देखना था हमें कि मतलब कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, बेंड अवे द हो रही है या बेंड टुवर्ड द हो रही है। तो देखो, जब हमने मतलब क्या कहते हैं एक नॉर्मल रे डाली और हमने क्या कहते हैं एक इंसिडेंट रे डाली, तो हमें कुछ मतलब क्या कहते हैं एक रिफ्रैक्टेड मतलब हमको रे मिली है ना। ये क्या मिली हमको? ये एक हमें क्या कहते हैं एक रिफ्रैक्टेड रे मिली। तो हमने रिफ्रैक्टेड रे को नाम दे दिया, हमने कुछ भी दे दिया, हमने बोल दिया ये कि ओबी है। ये क्या तुम्हारी ओबी है। तो हमारा जो मतलब क्या कहते हैं ये जो नॉर्मल था वो था एन ओ एन डैश है। तो हमने निकाला, सबसे पहले क्या निकाला तुम्हारा कि ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई समथिंग कुछ होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा वो तुम्हारा कुछ आर समथिंग होगा। तो हमें ये देखने को मिला कि यार अगर कभी भी कोई लाइट रे रेयरर से अगर डेंसर मीडियम में जा रही है, तो जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे होती है, इसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तुम्हारी ओबी है। वो तुम्हारे किसके क्लोज हो जाती है? वो नॉर्मल के क्लोज हो जाती है, मतलब नॉर्मल के पास हो जाती है। और ये हमें कैसे पता चला? वो तुम्हारा एंगल आई और एंगल आर से पता चला। मुझे बताओ अंश, तुम बताओ, अगर एंगल आई 45 डिग्री है, तो तुम मुझे बताओ एंगल आर 45 से कम होगा या फिर मतलब क्या कहते हैं एंगल 45 डिग्री से ज्यादा होगा? भैया कम होगा। कम होगा ना। तो इसी वजह से जो तुम्हारी ये जो रिफ्रेक्टेड लाइट रे है वो तुम्हारी बताई जाती है कि हाँ वो तुम्हारी नॉर्मल के पास आई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कभी भी अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो एयर से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं ग्लास में जा रही है, मतलब रेयरर से अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे होती है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल रे के पास आ जाती है, नॉर्मल रे के टुवर्ड मूव करती है, मतलब नॉर्मल रे के पास आ जाती है। और वो हम ऐसे नहीं बोल देते, वो हम एंगल के कंपैरिजन में बोलते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ तुम्हारा जो एंगल आई है वो एंगल आर से बड़ा है कि नहीं है? बताओ मुझे। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? तो बड़ा हाँ भैया भैया बोल सकते हाँ बड़ा बड़ा है ही ना। आएगा। तो तुमको इस तरीके से प्रॉपर मतलब डायग्राम के थ्रू बताना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारी जो लाइट रे है, जब तुम्हारी रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो तुम्हारी टुवर्ड द नॉर्मल मूव करती है। तो तुमको इस तरीके से एंगल के साथ और ये सारी चीजें बताना पड़ेगा। तो ये देखो ये केस है। अभी जैसे मान लो कि मैं तुमको दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखना फिर से। ये क्या है, जब भी तुम्हारी लाइट रे क्या कर रही है, एयर से डेंसर से उसमें जा रही है। तो अगर मान लो कि जैसे ये क्या हुई कि अगर जैसे मान लो कि मैंने इसको पॉज किया, सॉरी अभी रुको दिखाते हैं, ठीक है, और अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बेस्ट डायग्राम मिल रहा है तो दिखाता हूँ भैया। जैसे मान लो कि तुम्हारा ये है, ठीक है, अगर मैं इसको पॉज कर देता हूँ, तो मैं अगर इधर एक मतलब क्या कहते हैं एक नॉर्मल रे डालता हूँ, तो नॉर्मल रे जो डालूंगा तब मुझे पता चलेगा कि यार ये जो तुम्हारा आई है वो तुम्हारा आर से ज्यादा है। और हमें पता चलेगा ये जो तुम्हारा इंसिडेंट है, ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे जो है वो तुम्हारे नॉर्मल के पास है। और ये तुम्हारा 3D डायग्राम। और अगर तुमको इसको मतलब साइड व्यू डायग्राम से या फिर 2D डायग्राम से बनाना है, तो तुम्हें कुछ ऐसे दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी कोई भी अगर इंसिडेंट रे है, अगर वो तुम्हारी रेयरर मीडियम से आ रही है, मतलब कोई मतलब क्या कहते हैं रेयरर से आ रही है, तो वो जब भी वो डेंसर में जब भी वो तुम्हारे रिफ्रैक्ट करेगी, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो तुम्हारे नॉर्मल के पास में आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो छोटा है एंगल ऑफ इंसिडेंट से। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ। when a ray of light goes from an optically rare medium like air to an optically denser medium like glass, how does it bend at the point of incident? Point of incident मतलब पॉइंट away ऑफ from इंसिडेंट से। the इसमें uh, पॉइंट ऑफ away इंसिडेंट क्या है तुम्हारा? ओ है, याद रख लेना। तो वो बोल रहा है कि uh, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट है अगर आ रही है ऑप्टिकली रेयर से तो डेंसर की तरफ जा रही है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के पास क्या होगा? uh, away from the normal toward the normal. It does not bend. It reflects back to the rare medium. Toward the normal. है ना, टुवर्ड द नॉर्मल, वो मतलब नॉर्मल की तरफ जाएगी। तो टुवर्ड द नॉर्मल की नॉर्मल होगा तरफ इसका। बेंड होती है। ठीक है, बी। चलो ठीक है, अंश इसका आंसर बताओ। In the given diagram, when the incident ray AO enter the glass slab and become the reflected ray OB, which of the following is true regarding the angle? The true regarding the angle.
The angle of reflection is greater than the angle of incidence. The angle of reflection is equal to the angle of incidence. भैया सी वाला, the angle of reflection is smaller than the angle of incidence. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंट। वेरी गुड। चलो ठीक है, आर्यन अब इसका आंसर बताओ। सर हाँ। ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि हम्म जो रे ऑफ लाइट है वो रेयरर टू डेंसर जाएगी, तो हम्म जो ये बैंड होगा वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में जो बैंड होगा वो कैसा होगा? हाँ, सर पॉइंट ऑफ इसमें वो कैसा बेट। टूवर्ड्स हो गया, हाँ, तो सर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन तुमने सही बोला है, वो उसके बाद अगला वाला टॉपिक है, ठीक है। नहीं तो सर वो वो चीज, क्लियर करना था उससे। हाँ क्लियर हो गया। अभी अगला वाला टॉपिक पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। आर्यन इसका क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। बता रहा भैया। What is the path of the incident ray once it enter in the glass slab from air? It continue in the straight line without bending. The bending toward the normal and traveling in the direction OB. The bending away from the normal and the travel in the direction of OB. It get completely refracted. भैया bend it bended to the normal and travel in direction of भैया एक सेकंड डायग्राम है, एक सेकंड भैया, बस एक सेकंड। OB भैया, भैया बी वाला। बी वाला ना, कि अगर कोई भी अगर लाइट रे का जो पाथ है, अगर वो तुम्हारे रेयरर से मतलब रेयरर, इसमें क्या हो रहा है तुम्हारा ग्लास स्लैब, ठीक है। रेयरर क्या तुम्हारा यहाँ एयर है, तो देखो एयर क्वेश्चन को तुमको समझना पड़ेगा। इट एंटर द ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर, मतलब वो एयर से अगर ग्लास स्लैब की तरफ है, तो एयर रेयरर है और तुम्हारा ग्लास स्लैब डेंसर है, तो क्या होगा? तो जो तुम्हारी लाइट रे है, जो मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, वो तुम्हारी कहाँ बेंड होगी? तुम्हारी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, है ना। ये चीज है इसमें। तो वेरी गुड, चलो ठीक है। आप कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। The diagram illustrated light traveling from air, rarer medium to glass denser medium. This scenario is described as refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी Right. गुड। चलो आयुष अब इसका आंसर बताओ। What does the dashed line labeled normal represent in the diagram? The part of incident ray, the part of reflected ray, and an imaginary line perpendicular to the surface at the point of incidence. Sir, C वाला। सी वाला, एन इमेजिनरी लाइन दैट इज अ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और इसी को हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल रे लाइन। चलो ठीक है, वेरी गुड। अभी तो हमने सबसे पहला केस लिया था कि अगर कोई भी लाइट रे है, जब वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं फिर से एक बार क्या कहता हूँ, ग्लास बना देता हूँ ये, और हमने ग्लास को डिनोट कर दिया किससे? एक हमने कर दिया पी से, QRS, PQRS पूरा तुम्हारा ग्लास है। तो मुझे बताओ ग्लास और तुम्हारे एयर में कौन सा तुम्हारा डेंसर है? ग्लास डेंसर है या फिर एयर डेंसर है? ग्लास। ग्लास डेंसर ग्लास। है, ठीक है। ग्लास डेंसर है और तुम्हारा ग्लास हो एयर गया। डेंसर है, ठीक है। तुम्हारा एयर रेयरर है, क्या है? एयर रेयरर है। तो Here, इस बार rarer जो है. हम लोग बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ से तुम्हारी ये नॉर्मल रे हुआ करती थी, ये नॉर्मल रे से तुम्हारी कोई लाइट रे आ रही थी ना, लाइट रे हमने बना लिया था कि यार ये जो तुम्हारी लाइट रे आ रही है हाँ, वो तुम्हारी ओबी है। ये ओबी जब पड़ेगी तो मुझे बताओ, कभी भी अगर दो मीडियम चेंज हो रहा है, मतलब डेंसर से रेयर जा रही है या रेयर से डेंसर जा रही है, तो मुझे बताओ लाइट रे बेंड करेगी कि नहीं करेगी? लाइट रे ऑब्वियस सी बात है बेंड करेगी, मतलब मुड़ेगी। तो करेगी हमने करेगा. अगर कितनी मुड़ी कैसे नहीं मुड़ी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, जहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बेंडिंग हो रही है, वहां हम तुम्हारा क्या डालेंगे? एक नॉर्मल डाल देंगे। तो हमने क्या किया, एक नॉर्मल तुम्हारा डाल दिया। तो जब हम नॉर्मल डालेंगे तो फिर हमको एक रिफ्रैक्शन भी दिख जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, इसका मतलब क्या कहते हैं, एक रिफ्रैक्शन हमको दिख गया। तो इस समय जो तुम्हारी मतलब ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, जिसको हम लोग बोलेंगे ओबी। ओबी क्या हो जाएगी तुम्हारी? रिफ्रैक्टेड रे बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। और जो तुम्हारी क्या कहते हैं बी से जो निकल आ रहा रही है, बी से हम ये मतलब फिर जो मान लो कि हमने बी से निकल कर इसको डी बोल दिया, तो ये जो तुम्हारी बीडी रे है, ये तुम्हारी हो जाएगी इमर्जेंट रे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमर्जेंट रे। तो ये जो इमर्जेंट रे. तुम्हारी इमर्जेंट रे तुम्हारी नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है या नॉर्मल से बाहर गई है, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब हम लोग क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा जो एंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो एंगल इंसिडेंट और तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, और ये जो मतलब क्या कहते हैं ये वाला जो एंगल है ना, जिसको हम लोग इस समय जो ये तुम्हारे लिए जो तुम्हारे क्या कहते हैं इंसिडेंट हो गया, जैसे अभी हमने उसको बोल दिया रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन एक्चुअली में अभी हम लोग इसको ऐसा कैसे कंसिडर कर रहे हैं? एज अ इंसिडेंट रे। तो जैसे मान लो कि ये अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे है,
तो मुझे बताओ ये जो एंगल है इंसिडेंट रे, और ये जो तुम्हारा बाहर की ओर जो इमरजेंट। निकल रहा है एज अ रिफ्रैक्टेड रे, या फिर जो हम लोग इसको इमर्जेंट रे भी बोल दे रहे हैं, चलो इसको मैं बोल देता हूँ रिफ्रैक्टेड रे। तो तुम मुझे बताओ कि जो तुम्हारा एंगल आई है वो तुम्हारा एंगल आर से ज्यादा है या बराबर है या फिर मतलब कम है कि क्या है, मुझे बताओ। भैया सर एंगल एंगल आर आर आई से बड़ा है। एंगल आर भैया बड़ा है ना। ज्यादा है। अब एंगल बड़ा आर बड़ा है तो है। इसका मतलब क्या है कि ये इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसके ज्यादा बीच है। में जो पहले डिस्टेंस आ रहा था, अगर मैं इसी लाइन को प्रोड्यूस करा देता हूँ तो ये लाइन कुछ ऐसे प्रोड्यूस हो रही थी। तो जो डिस्टेंस तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 5 सेंटीमीटर आना चाहिए था, अब वो डिस्टेंस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर तुम्हारी डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो हमेशा नॉर्मल से बाहर की ओर निकलती है। नॉर्मल से बाहर की ओर निकलती है क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, या फिर जो मैं बोल सकता हूँ जो इमरजेंट रे है, या फिर जो भी मतलब क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड है ना, जो भी बोल लो तुम जिसको भी डिनोट करना चाहो। अगर तुम इसको इंसिडेंट बोलते हो तो तुम इसको रिफ्रैक्टेड बोल दो, अगर तुम इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हो तो तुम इसको इमरजेंट रे बोल दो। तो जो भी तुम्हारा एंगल का जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस की वजह से हम पता लगाते हैं कि हाँ लाइट तुम्हारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है या फिर लाइट तुम्हारे अवे द नॉर्मल हो रही है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना। और ये हम कैसे पता लगाते हैं? जब हम उस लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम ऊपर वाली लाइट को अगर प्रोड्यूस करते तो हमारी लाइट ऐसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक्चुअली में लाइट वो इधर आई। तो ये प्रोड्यूस लाइट्स के सेंस में देखते हैं कि यहाँ पे हाँ यह लाइट जो पहले इधर आ रही थी नॉर्मल से वो 5 सेंटीमीटर की थी, और जैसे ही वो मतलब डेंसर से रेयर में गई तो वो जो तुम्हारी जानी चाहिए थी वैसे नहीं गई, वो थोड़ी सी और बढ़ गई। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक एंगल भी बढ़ गया और जो लाइन जा रही थी उससे एक्स्ट्रा भी हो गया। तो जिसका मतलब है कि अगर कभी भी लाइट रे अगर तुम्हारे डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसका मतलब है कि वो लाइट रे तुम्हारे नॉर्मल से बेंड अवे द बेंड होगी, मतलब बाहर की ओर निकलेगी। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये देखो अभी इसमें देखना है ये वाला जो केस अभी सेम इसी केस को मैंने जो रिपीट किया है, फिर सेम इसी चीज को देखो। ये लाइट रे है तुम्हारी, ऑब्वियस सी बात है एक एयर से तुम्हारी डेंसर में जा रही है और डेंसर से रेयर में जा रही है। तो जो तुम्हारी डेंसर से रेयर में जा रही है वो ये वाला केस है कि कैसे मतलब क्या कहते अभी जैसे फिर से एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, ठीक। ये है तुम्हारी, ठीक, ये तुम्हारा केस है कि ये तुम्हारा इस समय डेंसर है ना, तो डेंसर में जो तुम्हारी लाइट रे है वो ये है, और जो तुम्हारी तुम्हारी क्या कहते हैं रेयरर में लाइट रे ये है। तो अगर डेंसर से रेयरर में जाएगी तो कैसी क्या कैसे रे बनेगी, तो अगर तुम ध्यान से देखना चाहोगे ना, तुम ये ऊपर वाली लाइट रे को नीचे वाली लाइट रे को, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यार लाइट रे कभी भी अगर तुम्हें रेयर से डेंसर में जा रही थी तो वो नॉर्मल की तरफ ज्यादा थी, मतलब नॉर्मल की तरफ ज्यादा मतलब पास में थी, टुवर्ड द नॉर्मल थी। और लेकिन अगर वही चीज अगर तुम्हारी वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से बाहर की ओर निकल रही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो याद रख लेना, ये इस तरीके से तुमको प्रॉपर डायग्राम बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है अगर वो ग्लास से एयर की तरफ जा रही है तो वो तुम्हारे नॉर्मल से बाहर की ओर निकलेगी, मतलब बेंड अवे द नॉर्मल। ये चीज है। फिर तुमको बताना पड़ेगा कि एक इंसिडेंट लाइट रे है एओ, वो रिफ्रैक्ट हो रही है एट अ पॉइंट ओ, है ना, इस तरीके से पॉइंट ओ, ठीक, इस तरीके से बताना पड़ेगा। और फिर तुम्हें बताना पड़ेगा कि अगर हमने नॉर्मल डाली एक तुम्हारी ओ एन या फिर एन ओ एन डैश, ये जो भी बता दी, तो इससे बाहर की निकल कर आ रही ओ बी। तो अगर जब तुम इसमें ऐसे चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो तुम्हारी में एक्चुअल में जो एंगल है वो एंगल आई छोटा है एंगल आर से। तो तुमको इस तरीके से बताना पड़ेगा। अगर तुम ये नहीं बताना चाह रहे तो तुम ये बोल सकते हो कि अगर हम मैं इंसिडेंट लाइट रे को प्रोड्यूस करा दूं तो प्रोड्यूस कराने के बाद सर जो तुम्हारा जो एक डिस्टेंस आना चाहिए था नॉर्मल से वो ना आकर उससे ज्यादा आ रहा है, तो ये भी बोल सकते हैं, है ना। नहीं तो जो तुम्हारा एंगल वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला एंगल वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रख लेना। इसी वजह से बोलते हैं कि तुम्हारी लाइट रे रिफ्रैक्शन के समय एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कब ज्यादा होगा कम होगा उसी समय हम लोग यूजली का वर्ड यूज कर रहे थे। जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है उसमें एंगल आई और एंगल आर तो हमेशा बराबर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में आई कब छोटा होगा और आर कब बड़ा होगा ये तुम्हारा रेयरर और डेंसर मीडियम पे डिपेंड करता है। मुझे बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म, आ गया ना। हाँ भैया। चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ। हाँ भैया। When a ray of light goes from an optically denser medium like glass to an optically rarer medium like air, how does it bend at the point of incidence? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। मतलब कहाँ डेंसर मीडियम से रेयर तक जाती है। अब मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या हो क्योंकि जाएगा इसका? डेंसर से रेयर में जा रही है। अवे अवे फ्रॉम द फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल। वेरी गुड। रूम से बाहर निकलो, अपने फैमिली के साथ बैठ के पढ़ रहे हो। चलो कार्तिक इसका आंसर दो। In the given diagram,
when the incident ray AO enters the air from the glass slab and becomes the reflected ray OB. Which of the following is regarding the glass? The angle of refraction R is smaller than the angle of incidence. The angle of reflection R is equal to the angle of incidence. The angle of refraction is greater than the angle of incidence. Base C. सी है ना, वेरी गुड। चलो ठीक है, अंश अब इसका आंसर दो। Well, the path of the incident ray, once it enters the air from the glass slab, it continues in a straight line without bending. It bends toward the normal and travel in the direction OB. It bend away from the normal and travel in the direction of OB. It get completely absorbed. What is the path of incident ray once it enter the air from the glass slab ना भैया? तो एयर फ्रॉम द ग्लास स्लैब है ना, ये चीज है। हाँ भैया, it bend toward normal and travel in the direction OB, B वाला भैया। ओ वेरी गुड गधे, मतलब एक टॉप लेवल का गधा होता है, उससे बड़े तुम हो, है ना। ये चीज लास्ट का अरे समझ ही भैया नहीं पा तो रहे, है ना। पढ़ो जरा इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है। ये फ्रॉम कहाँ लगा है, किसके लिए फ्रॉम लगा है, कुछ पढ़ना आता है तुम लोग को। हाँ, एपीएस की नाक कटा रहे हो तुम सब, क्वेश्चन भी समझ नहीं पा रहे हो। बताओ क्या है क्वेश्चन का मीनिंग। पढ़ो अंश, what is क्वेश्चन the का मीनिंग पढ़ो। path of incident ray? भैया, what is the path of incident ray once it enter the air from the glass slab? मतलब ग्लास स्लैब से जब वो एयर में आती है हम्म। इंसिडेंट रे से, तब वो क्या होता है, मतलब हाँ path? उसके, हाँ बताओ। भैया ये इसका हम भैया बताएं। नहीं, अब इसको बोलने दो। भैया वो बेंड हो जाता है ना। अरे बेंड कहाँ से होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे को क्या होता है ना भैया, अभी भैया इंसिडेंट हम इसमें तो बताएं। ये रिफ्लेक्टेड, भैया क्वेश्चन वही तो सुनो, होगा बेंड। सुनो सुनो, ये क्वेश्चन को तुम देखो, ये जो डायग्राम बना है ना, इस डायग्राम के सेंस में देखो। इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, ठीक है। अब तुम हाँ इसके ठीक डायग्राम है। के थ्रू समझने की कोशिश करो। तो प्रॉब्लम समझ गया ग्लास, तुम्हें, ठीक है। अब मुझे बताओ। द ग्लास भैया वही ये होगा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड हम्म, ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ ओबी। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से समझो। तुम ना ऊपर वाला सोच रहे हो कि अगर ये इंसिडेंट है तो तुम्हारी वो होगी, है ना। तुम इसको भूल जाओ। इसी वजह से मैंने डायग्राम बगल में दे रखा है, कि डायग्राम के सेंस पे तुम देख के बताओ कि अगर कोई लाइट रे का जो पाथ है, वो तुम्हारा इंसिडेंट रे से तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे हो रही है, तो जो तुम्हारा इंसिडेंट रे है वो एक्चुअली में तुम्हारा डेंसर है, और जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है वो तुम्हारा थोड़ा रेयरर है। तो तुम्हारा जो पाथ होगा, जो लाइट रे का पाथ होगा, वो क्या होगा। तो तुमको बताना होगा कि हाँ भैया, जो लाइट रे का जो पाथ है वो तुम्हारा बेंड अवे द नॉर्मल है। समझ में आ रहा है। हाँ ये समझ गए। ठीक है, चलो ठीक है। आयुष इसका आंसर बताओ, डायग्राम को देख के आंसर दो, ठीक है। The diagram illustrates light traveling from glass denser medium to air rare medium. This scenario is described as refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वेरी गुड। चलो कार्तिक इसका आंसर दो। आर्यन 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 आर्यन, शांत The रहना। ang- आर्यन आर्यन, है नहीं सर क्लास में। अमन, सर मैं दूं। यान, यान तुम दो। If the angle of incident is 30 degree when the light travels from the glass to the air, which of the following could be possible against of rare fraction? Uh, क्वेश्चन क्या बोल रहा First, है, उसका मीनिंग बता दो मुझे। सर इसका ऑप्शन होएगा शायद से 45 ए 30 बी बी, क्वेश्चन का क्योंकि मीनिंग उतने बता ही दो मुझे बस, क्वेश्चन का मीनिंग बता दो मुझे। यान, क्वेश्चन एंगल का मुझे जब लाइट इंसिडेंट से आती है, क्या। जब लाइट ट्रेवल करती है ग्लास से, मतलब ग्लास से एयर में, हाँ, तब उसका इंसिडेंट एंगल कितना है। सर 30 होएगा। 30 है। तो जब वो बाहर भैया निकलेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। 30 होगा या 20 होगा या 45 होगा या 15 होगा। सर 30 होएगा। भैया हम बताएं। हाँ बताओ। 45 होगा। हाँ 45, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर कभी भी तुम्हारे डेंसर से रेयर मीडियम में अगर तुम्हारी कोई भी लाइट रे जा रही है, तो बेंड अवे द नॉर्मल होती है, बाहर की ओर निकलती है। तो अगर तुम ये वाला एंगल देखोगे, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये तुम्हारा छोटा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो अगर तुम्हारा
30 से ज्यादा आंसर निकालना पड़ेगा। तो 30 से आंसर ज्यादा केवल इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। समझ में आ गया। आ गया ना। यान तुमको पुरानी क्लासेस देखनी पड़ेगी, तुमने आज ही क्लास ज्वाइन की है, ठीक है, इस वजह से तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि तुम पुरानी क्लासेस जैसे देखोगे वैसे ही सारी चीजें आएंगी। अच्छा, अभी तक देखो जितना भी हमने अभी पढ़ा है, हमने क्या किया था, जो तुम्हारे लिए जो ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था वो ये हो रहा था कि हमने इंसिडेंट रे को भी यही बता दिया था, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये वाला भी इंसिडेंट रे को भी यही बता दिया था, है ना। तो लेकिन तुम लोग को अच्छे से समझाना था, इस वजह से मैं इस तरीके से लेकर आया। तो अभी मैं क्या एक केस लेकर ऐसा आ रहा हूँ कि जिसमें मतलब जो एयर है, मतलब जो लाइट है, वो तुम्हारी एयर से तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं ग्लास में जा रही है, और ग्लास से फिर तुम्हारी एयर में जा रही है। इसका मतलब है कि पहले वो रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से फिर रेयरर में जा रही है। तो फिर जो उसका डायग्राम होगा उसको कैसे बनाना है, तो ये देखो पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर एक ग्लास बनाएंगे, है ना। ग्लास हमने डिनोट कर दिया तुम्हारा PQRS में, ठीक है। अंश तुम आंसर देना, ठीक है। मान लो कि जैसे मैंने क्या कह दिया कि एक तुम्हारी एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। और इंसिडेंट रे मैंने बोल दिया कि तुम्हारी एक जो इंसिडेंट रे आ रही है वो तुम्हारे पॉइंट ए से आ रही है, और जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं दो मीडियम में जहां टकरा रही है, उसको हमने बोल दिया ओ। और हमने यहाँ से डाल दिया मतलब क्या क्या कर दिया, एक तुम्हारा वो डाल दिया हमने, एक नॉर्मल डाल दिया। तो मुझे बताओ जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है, जो तुम्हारी समय एओ हो रखी है, वो तुम्हारी जो आगे जो प्रोड्यूस होगी, जो तुम्हारी एज अ रिफ्लेक्टेड प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, वो तुम्हारे नॉर्मल के टुवर्ड होगी या फिर नॉर्मल से अवे होगी, बताओ। भैया नॉर्मल के पास होगी भैया। नॉर्मल के पास होगी, तो हमने नॉर्मल के पास समहाउ ऐसे कर दिया। और नॉर्मल के पास होने का मतलब क्या है कि हमने बताया कि हाँ ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये तुम्हारा मतलब ज्यादा है, और ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये तुम्हारा वो है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, लाइट ऑब्वियस सी बात है, अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये भी तुम्हारे किसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में टच होगी। तो हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का नाम रख दिया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं बी नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, बी नाम रख दिया। तो अब हमने क्या किया, ये जो तुम्हारी मतलब एक नॉर्मल यहाँ से भी डाली। तो मुझे बताओ अगर कोई लाइट रे अगर तुम्हारी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो वो जो तुम्हारी अगर मैं उस लाइट को प्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारी बेंड होगी, वो तुम्हारे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी नॉर्मल से अवे बेंड होगी। नॉर्मल से अवे। नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो जब कभी भी नॉर्मल से अवे बेंड होती है, और जब हम तीनों केस एक साथ लेते हैं कि जब रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर, तो तब हम इस लाइट रे को हम लोग बोल देते हैं इमरजेंट रे। क्या बोल देते हैं इसको, इमरजेंट रे। तो इस चीज को याद रख लेना, ये जो इस समय रे आ रही है इसको बोलेंगे हम लोग इमरजेंट रे, और इसका नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, हमने रख दिया इसको सी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। इतना आया, हाँ इतना आ भैया। गया ना। तो ये जो तुम्हारा एंगल होगा ना, ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे, जो पूरी ओबी जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये जो तुम्हारा नॉर्मल से जो तुम्हारा एंगल बनाएगी, और अगर इसका मैं मान लेता हूँ, मैंने इसको बोल दिया N1 और इसको मैंने बोल दिया ये तुम्हारा N1 एन डैश, ठीक है, ये बोल दिया। तो या फिर कुछ भी ले सकते हो इसको, एक्स और वाई ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये जो तुम्हारा एंगल होगा, मुझे बताओ ये जो तुम्हारा एंगल है OBN1, जैसे मैं लिख देता हूँ ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल मतलब ये तुम्हारा, इसको एक्स मान लो और ये तुम्हारा वाई। तो मुझे बताओ वाई ज्यादा बड़ा होगा या एक्स बड़ा होगा। अंश तुमसे पूछ रहा हूं मैं वाई केवल। वाई बड़ा होगा हाँ, भैया, वाई ज्यादा वाई बड़ा बड़ा होगा। होगा। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो ये केस वो है जब तुमको मतलब क्या कहते हैं प्रॉपरली ऐसे समझाना पड़ेगा, जब तुमको तीनों केस लेकर आना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फंडामेंटल और आता है, वो फंडामेंटल मैं अभी तुमको और जोड़ने की कोशिश करता हूँ, जो कि है तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो एक्चुअली में जो लाइट रे आ रही थी, वो जो इंसिडेंट लाइट रे थी वो ये थी, है ना। वो क्या थी, लाइट रे इंसिडेंट ये थी। वो तो तुम्हारा डेंसिटी चेंज होने की वजह से मतलब क्या हो गई, वो तुम्हारी लाइट बेंड हो गई। तो अगर जैसे मान लो कि अगर लाइट बेंड नहीं होती तो क्या होती है, वो लाइट रे तुम्हारी कुछ वो ऐसे प्रोड्यूस होके जा रही होती, कैसे जा रही होती, वो ऐसे प्रोड्यूस होके आगे की ओर जा रही होती। तो ये जो तुम्हारा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो जो तुम्हारी एक्चुअल जो इंसिडेंट लाइट रे, उसी को हम लोग बोल देते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो लेटरल का मतलब होता है साइड। लेटरल अगर जैसे कभी भी आया ना लेटरल, तो लेटरल का मतलब होता है साइड। तो मतलब ये जो तुम्हारी साइड है, जो तुम्हारी आ रही थी एओ, जो तुम्हारी आगे की ओर आनी चाहिए थी, वो आई नहीं। वो तुम्हारी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस मतलब वो बदल गई। और वो कितना बदल गई, वो अब तुम्हारी वो जो यहाँ आ रही थी, अब वो तुम्हारी वो यहाँ आ रही है। तो ये जो अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि यार वो कितना बदल गई, तो कुछ नहीं करना, बस केवल जो तुम्हारी प्रोड्यूस्ड लाइन है और जो तुम्हारी वो जो क्या कहते हैं जो इमरजेंट लाइन है, उसके बीच में जो हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो उसका डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना हाँ सर इतना आ है। गया।
आ गया ना? तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना, ठीक है? तो अब देखो, जो तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने इसमें डाला है, एक तुम्हारा ओरिजिनल पाथ में, जो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जो प्रोड्यूस्ड लाइन है, ये बेसिकली क्या है तुम्हारी, ये एक तुम्हारी ओरिजिनल पाथ है जो कि तुम्हारे इंसिडेंट रे को आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा मीडियम चेंज हो गया, डेंसर हो गया, ये चीज हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तुम्हारा डेंसर हो गया और ये डेंसर से रेयरर हो गया। तो अगर रेयरर में अगर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे जा रही थी, लेकिन डेंसर आने की वजह से वो ऐसे आ गई। तो अगर तुमको कभी भी अगर मतलब क्या कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट की अगर तुमको डेफिनेशन लिखनी है तो तुमको बताना पड़ेगा, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। बस काम खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इमर्जेंट रे ऑफ अ ग्लास स्लैब, ये भी बोलना पड़ेगा कि मतलब किस चीज से आ रही है, ग्लास स्लैब से आ रही है या फिर तुम्हारे ऑयल से आ रही है, इन सब चीजें से आ रही हेलो। है, ये चीज तुमको बताना पड़ेगा। हाँ बताओ बेटा, पूछो। हाँ भैया, कहा वो सेंटेंस बता देने का। अरे कुछ नहीं है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इमर्जेंट रे एंड द इमर्जेंट सॉरी इंसिडेंट रे एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमर्जेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब। बस सीधी बात है, ये चीज अपनी पहले भाषा में लिखने की कोशिश करना, बाद में उसमें आराम से ऐसे लिख देना। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। इतना आ गया तुम लोग को? ठीक है आ भैया। गया ना? अच्छा, तुम लोगों ने मैथ में जब तुमने लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा होगा, जब तुमने स्टार्टिंग में जब मतलब क्या कहते हैं नाइन्थ में शायद चैप्टर पढ़ा होगा, तो हम लोग इसको पैरेलल लाइन बोलते थे और हम लोग इसको एक ट्रांसवर्स लाइन बोलते थे। बोलते थे कि नहीं हाँ बोलते थे? मुझे हाँ बताओ। भैया, हाँ भैया, हाँ बोलते थे ना, भैया। बोलते तो भैया। ट्रांसवर्स लाइन। तो ये जो अगर जैसे मान लो कि ये एंगल तुम्हारा 50 है, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते थे फिर? ये जो ऊपर वाला बना है, ये क्या होता था? ये 130 होता था कि नहीं होता था? 180 माइनस हाँ 150, जी। है ना, हाँ, होता था। 180 माइनस और फिर 50। ये तुम्हारा कितना होता था? ये लीनियर तुम्हारा पे। कितना होता था? ये तुम्हारा 50 फिर से हो जाता था, है ना? और हाँ, फिर इसके बाद और ये तुम्हारा हो ऊपर वाला जाता था 130 180, रहता है। हाँ ये तुम्हारा हो जाता तो ये सॉरी ये तुम्हारा 130। 130, है ना? इस तरीके से हो जाता था कि नहीं हो जाता था? मुझे बताओ। हाँ तो भैया। ठीक वैसे ही ये अगर ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी लाइन है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एक पैरेलल लाइन है ना? पैरेलल लाइन है कि नहीं लाइन है? और ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन में ये तुम्हारी क्या है, ये ट्रांसवर्स है। अगर मैं तुमको दिखाना चाहूँ, मैं इसको दूसरे रंग से दिखाता हूँ। तो ये क्या है, ये तुम्हारी पैरेलल लाइन जा रही ब्लू वाली, और ये तुम्हारी ट्रांसवर्स। समझ में आ गया? ट्रांसवर्स है कि नहीं, बताओ मुझे। है? हाँ तो अब भैया। मुझे बताओ, ये ट्रांसवर्स लाइन बेसिकली नॉर्मल को हम लोग ट्रांसवर्स बोल रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये अगर y है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? ये मैं इसको 180 माइनस वाई बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? मुझे बताओ। हाँ भैया, बोल सकते बोल सकता हूँ ना? तो ठीक वैसे अगर मैं इसको 180 वाई बोल सकता हूँ, तो मैं इसको क्या कहते हैं, इसको y बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? मुझे बताओ। बोल सकते भैया। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम इस तरीके से प्रॉपरली मतलब क्या कहते हैं डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब तुमको ये पता चलेगा कि यार जो तुम्हारा इमर्जेंट का जो एंगल है, इमर्जेंट का जो तुम्हारा एंगल है, वो तुम्हारे किसके इक्वल होगा? तुम्हारे इंसिडेंट के एंगल के इक्वल होगा, है ना? जैसे ये चीज है, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि इसको प्रोड्यूस करोगे तो ये तुम्हारा 180 आएगा, और तुम्हारा अगर जैसे मान लो कि ये तुम्हारा y आ गया, और फिर ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 180 माइनस वाई, और फिर जब तुम इसको इधर प्रोड्यूस करोगे तो तुम्हारा y आ जाएगा। तो ये y जो बेसिकली ये क्या है तुम्हारा, यही चीज है। तो ये जो तुम y देख रहे हो तुम्हारे इमर्जेंट एंगल के इक्वल है। तो यही चीज मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर दो जो तुम्हारा इमर्जेंट एंगल होता है वो हमेशा तुम्हारा इंसिडेंट एंगल के इक्वल होता है, और इक्वल होने की ही वजह से तुम्हारी लाइन पैरेलल जाती है। अगर ये इक्वल नहीं होगा ना, तो तुम्हारी लाइन पैरेलल नहीं जाएगी, वो तुम्हारी कन्वर्ज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आया? सबको आ गया कि नहीं आ गया? आगे। आ गया ना? तो देखो, अभी मैं तुमको बताता हूँ एक चीज, इतना याद रख लेना कि अगर तुमको लैटरल डिस्प्लेसमेंट जानना है, हर एक तुम्हारा पर्टिकुलर जो डेंसर मीडियम के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग डेंसर होता है, मतलब लैटरल डिस्प्लेसमेंट आता है। मतलब कि लाइट तुम्हारी कितनी उसके जो ओरिजिनल डिस्टेंस है कितना डिस्प्लेस हुई है। अब हो सकता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा ग्लास स्लैब है, ये तुम्हारा है वाटर, ये है तुम्हारा ऑयल। अब हो सकता है कि जो तुम्हारी लाइट रे थी वो तुम्हारी ऐसे ऐसे जाके ऐसे हो गई, ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं वाटर में ऐसे हो गई। और जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे क्या कहते हैं ये जो एयर से फिर तुम्हारे ऑयल में गई, ऑयल में जाने के बाद तुम्हारी ऐसे हो गई। मैम गेस कर रहे हैं? असली में सही से डायग्राम नहीं बना रहे हैं उसके हिसाब से। और जैसे मान लो कि तुम्हारी पेट्रोल हो गई, तो पेट्रोल में लाइट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, और फिर तुम्हारी ऐसे हो गई, है ना? मतलब बेंड हो गई, मतलब इतना भी ज्यादा बेंड नहीं होगी, लेकिन ऐसे बेंड हो गई, ठीक है? ये चीज हो गई। तो ये जो तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ना, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा जो पर्टिकुलरली जो तुम्हारा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो इनके बीच में डिस्टेंस वही तुम्हारा मतलब क्या करेगा, मैटर करेगा कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो पर्टिकुलर दूसरा मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है ना? उसकी डेंसिटी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। तो जो तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है।
कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट पड़ रहा है वो कितने एंगल का पड़ रहा है, और इसके साथ साथ जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो थिकनेस है, जो ग्लास की थिकनेस है वो उसका कितना है, और अगर जो ऐसे थिकनेस हो जाएगी तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक है मैं तुमको इसको बाद में बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। लेकिन अभी इतना जान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि एक मतलब ग्लास कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है। अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि ग्लास तुम्हारा ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है ऑयल से, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है, ग्लास का ज्यादा है। तो ये चीज है, अभी आगे चल के मैं तुमको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीजें। तो ये तीन चीजों पे तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट पता चलता है कि किसका ओरिजिनल पाथ से ज्यादा तुम्हारा बेंड हो रहा है, कि अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना ज्यादा है, थिकनेस ग्लास की कितनी है, और थिकनेस होने के साथ साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब हो सकता है कि ग्लास इतना चौड़ा हो और दूसरा वाला ग्लास इतना पतला सा हो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा हो उसका कम हो, है ना। तो इस पे भी मैटर करता है ना। तो इसी वजह से ग्लास की थिकनेस कितनी है और उसके साथ साथ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये तीनों चीजें मैटर करता है। और ये प्रोपोर्शनल में होता है, मतलब जितना ज्यादा ग्लास का इंसिडेंट होगा उतना ज्यादा तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा तुम्हारी थिकनेस होगी उतना ज्यादा तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट दुगना हो गया, मतलब दुगनी रेट से बढ़ गया, तो उतना ही तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी दुगने रेट से बढ़ जाएगा। अगर तुम्हारी थिकनेस तुमने दोगुनी बढ़ा दी तो तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी दुगना बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो देखो ये जो भैया वाला केस एक है, बार थोड़ा और समझा दीजिए। हाँ ठीक है अभी समझाता हूँ, ये देखो इसी में समझाता हूँ, डायग्राम के साथ समझाता हूँ। मुझे बताओ क्या नहीं समझ में आया, पहले मुझे ये बताओ पहले। भैया लैटरल इंडेक्स है पूरा, मतलब एक बार थोड़ा सा और लेटरल बता दिए इंडेक्स कौन से लेटरल में डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा। कौन से में कहाँ मतलब बढ़ेगा। क्या मैंने बोला कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने क्या बोला, लेटरल डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the original path of the incident ray and the emergent ray which is coming from the glass slip। ठीक है अभी तुमको समझाता हूँ, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ये देखो ये चीज है, मैंने क्या किया, ये तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई है वो किसकी वजह से आई है, तुम्हारे इस पर्टिकुलर ग्लास स्लैब की वजह से है। किसकी वजह से? इस ग्लास स्लैब की वजह से है। ग्लास ग्लास। हाँ इसकी ग्लास स्लैब की वजह से है। ये जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बना है इसकी वजह से आई है। अगर जैसे मान लो कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट ये बनाता, तो मुझे बताओ जो अगर मैं लाइट को प्रोड्यूस कराता तो लाइट की प्रोड्यूसिंग ऐसे होती कि नहीं होती, मुझे बताओ आगे की ओर जाती। तब इस केस में अगर मैं हाँ तुम्हारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो बढ़ नहीं जाएगा, है ना, बढ़ हाँ जाएगा। भैया। तो इसी वजह से कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, तुम्हारे ग्लास की डेंसिटी कितनी है, मतलब वो तुम्हारा थिकनेस उसकी कितनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उस चीज पे मैटर करता है कि तुम्हारा ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब बताओ मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो प्रॉपरली तुमको इस तरीके से डायग्राम बता के बताना पड़ेगा कि एक लाइट रे है जो कि तुम्हारी एओ है, ये जो एओ है ना, वो तुम्हारी इंसिडेंट हो रही है तुम्हारी एक ग्लास स्लैब में एट अ पॉइंट ओ, इस वाले पॉइंट ओ पे हो रही है। समझ में आ गया? और जैसे ही वो इंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जा रही है, किसकी तरफ रिफ्रैक्ट हो जा रही है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हो जा रही है। और नॉर्मल इसमें क्या है तुम्हारा ओ एन डैश, ठीक है, ओ एन डैश ये चीज है, तो उसकी तरफ रिफ्रैक्ट हो रही है। तो तुमने रिफ्रैक्टेड रे को भी बता दिया कि जो कि क्या है तुम्हारी ओबी, इस तरीके से लिखना पड़ेगा प्रॉपर। और फिर तुमको ये बताना पड़ेगा कि अब दोबारा से डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी ओबी है अब वो ग्लास से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एयर की तरफ जा रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। तो फिर से लाइट तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि बाहर की ओर मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल से मतलब बढ़ेगी या तो कम होगी। तो हमें मालूम है कि अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो जो लाइट रे है जो बाहर निकल रही, जो इमर्ज आउट हो रही है, वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो इसी वजह से ये देखो जो तुम्हारी लाइट रे ओबी है, जो ओबी इस तरह से आ रही थी, आने के बाद वो तुम्हारे नॉर्मल जो तुम्हारा बी एन वन डैश है, बी वन एन वन डैश के कंपैरिजन में तुम्हारे वो अवे हो गए, बेंड अवे द नॉर्मल हो गई। ये चीज तुमको बताना पड़ेगा। फिर तुमको फिर तुम क्या करोगे कि ये जो तुमको अगर लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो तुम्हारी ओ है जो इंसिडेंट लाइट रे है, इसको तुम क्या करोगे, प्रोड्यूस कराओगे, थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड करोगे, बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो यही चीज लिखा कि अगर हम इंसिडेंट लाइट एओ को और जो तुम्हारी लाइट बीसी है जो तुम्हारी इमरजेंट रे है, ठीक है, ये आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? कि अगर मान लो कि अगर हम पॉइंट ओ से और पॉइंट बी से अगर हम एक मतलब क्या कहते हैं एक लाइट को एक्सटेंड करते हैं, तो फिर अगर हम परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो बड़े आसानी से पता लगा पाएंगे कि हाँ ये जो तुम्हारी जो लाइट रे है वो क्या है, अपोजिट है और पैरेलल है।
है ना, पैरेलल है और अपोजिट है, ये चीज है, इस चीज को बड़े आसानी से पता लगा पाओगे। और फिर जब देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, और फिर अगर मान लो कि अगर क्या कहते हैं कि अगर हम इसी के बीच के डिस्टेंस को अगर निकाल लें, तो इसी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस समय लिख रखा है। ठीक है, तो अभी बाद में बताएंगे। तो अभी ये देखो तुमको कैसे दिखाते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, उसके सेंस में दिखाते हैं। ये देखो दो लाइटरें हैं, एक लाइटरे मतलब क्या होगी कि जो तुम्हारी ग्लास में टच नहीं हो रही होगी, वो ओरिजिनल पाथ में कहीं जा रही होगी, लेकिन एक ऐसी होगी जो तुम्हारी टच हो जाएगी। तो वो कितना तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कितनी लाइट रेट तुम्हारी वो हो गई, मतलब क्या हो गई तुम्हारी बेसिकली, मतलब क्या कहते हैं कि वो हो गई, डिस्प्लेस हो गई। तो वो होता है तुम्हारा डिस्प्लेस, वो तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हो, ये तुम्हारी ओरिजिनल पाथ है जो जानी चाहिए थी, लेकिन नीचे वाली क्या ओरिजिनल, अगर फील करो इस चीज को, ये जानी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो गया, वो नीचे से एक्चुअली में तुम्हारी क्या कहते हैं रिफ्रैक्ट होकर बेंड आ हो रही है। तो अगर वो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, तो हमें पता चला कि अरे भाई ये जो उसके बीच में जो इतना जो मतलब क्या कहते हैं डिस्टेंस आ रहा है, जो एक्चुअली में जो इतना डिस्प्लेस हो गया, जो इतनी साइड डिस्प्लेस हो गई, इसी को हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं, ये देखो है ना, ये क्या बोल रहा है, पैरेलल होती है, पैरेलल जाती है। तो तुमको यहाँ पैरेलल भी दिख गई, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुमको बड़े आसानी से ये भी पता चल गया कि हाँ वो तुम्हारा कितना डिस्प्लेस हो रही है। समझ में आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो हो रही है, जो तुम्हारी लाइट रे का डिस्प्लेसमेंट है, वो इस चीज पे मैटर करता है कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है, और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना। तो बताना पड़ेगा इस तरीके से, तुमको हर चीज समझानी पड़ेगी फिर से इस तरीके से, है ना। तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझाना है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की इस तरह से डेफिनेशन निकलनी पड़ेगी। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जो कि तुम्हारी ओरिजिनल पाथ इंसिडेंट रे से आ रही होती है, और एक तुम्हारी इमर्जेंट रे से आ रही होती है जो कि तुम्हारे ग्लास स्लैब से आ रही होती है। तो जो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट, कि मतलब वो कितनी इमर्जेंट रे मतलब बाहर निकलना, तो कितनी डिस्प्लेस हो गई है ना। तो ये चीज है, तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है लाइट का, वो किसके लाइट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या वो तुम्हारे इंसिडेंट लाइट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या फिर तुम्हारे इमर्जेंट लाइट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो तुम्हारी इमर्जेंट लाइट का हो रहा है, इस चीज को याद रख लेना। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो ये देखो ये चीज हो गया, अभी तुमको और दिखाते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना जो तुम्हारा इमरजेंट, अब जैसे ये है ना, ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है नॉर्मल और इमरजेंट रे के जो बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंट रे, ना कि तुम्हारा ये वाला हो जाएगा। इस चीज को याद रख लेना, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारा क्या कहते हैं, इमरजेंट एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस। समझ में आ गया। और ये दोनों लाइन पैरेलल है, और अगर तुम थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो तुम्हारा एंगल ऑफ तुम्हारा इमरजेंट है, वो दोनों एंगल क्या है तुम्हारे, इक्वल है। और वो इक्वल क्यों है, क्योंकि वो पैरेलल है। और फिर जब तुम लाइन्स एंड एंगल्स वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये सब लगाओगे, तो बड़े आसानी से तुमको चीजें आ जाएंगी। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो ये देखो एक्चुअली में देखो लाइट, अब ये तो इधर सुनो, आयुष अमन जितने भी सब है, सब ध्यान से देखना, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, तुमको जो असली में जो तुमको इमेज दिख रही है कौन सी दिख रही है, तुमको ए वाली दिख रही है या फिर तुम्हारी बी वाली दिख रही है, मुझे बताओ। भैया बी वाली। अच्छे से ए सुनन ए वाली ए दिख रही है ना, वाली। असली में जो इमेज तुमको दिखेगी वो तुमको ए वाली दिखेगी, है ना, ए वाली। तो हम अब वो अगर कोई भी चीज हमको दिख रही है तो हम उसको पाथ को फॉलो कर सकते हैं। तो जब हम पाथ को फॉलो करेंगे तो हम पता है कहीं और जाके निकलेंगे। तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि एक्चुअली में लाइट रे, हम हमारी जो आंखें हैं वो कुछ इस तरीके से देखने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली में जो फिंगर है वो तुम्हारी इधर साइड है। समझ रहे हो? तो वो जब तुमको मतलब मैं तुमको दिखाऊंगा कि यार इसकी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या चीजें फेनोमेना हमको देखने को मिलते हैं, तब मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज, मुझे बताओ। तो इसी वजह से जब भी हम लोग मतलब क्या कहते हैं स्विमिंग पूल में जाते हैं, या फिर जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि हम कोई चीज जो देख भी नहीं सकते फिर भी वो हमको दिख रही है, तो ये जितने भी तुम्हारे उसके रिलेटेड जितने भी लॉस वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, हम उन सब के बारे में बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। अभी मुझे ये बताओ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इमरजेंट रे, एंगल, आ गया और सर। तुम्हारा जो एंगल जो इक्वल है, एंगल आई एंगल ई, ये समझ में आया कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। इतना आ गया? आ गया आ सर। गया। हाँ आ गया ना। ये तो ठीक है। तो अभी देखो इतना जान देना कि जो तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये तुम्हारे तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है ना। अभी मैंने तुमको समझाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस आ जाएगी,
तुम्हारे ग्लास की थिकनेस कैसी है और तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास स्लैब का। जरूरी नहीं ग्लास स्लैब का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी बेंड हो रही है किस जगह, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या है, ये तुम्हारा जो हम बोले डिपेंड है, तो कैसे डिपेंड है, तुम्हारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा हो जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, अगर थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो भी तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा तो भी वो तुम्हारी ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? यस सर। आ गया ना? तो अच्छा मुझे बताओ, अगर ये तीनों, अगर जैसे मान लो कि ये तीनों किसी चीज में सबसे ज्यादा है और किसी चीज में सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा, किस सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस में दिखेगा? जिनमें सबसे तीनों ज्यादा होंगे या सबसे तीनों में कम होंगी? तीनों में ज्यादा होंगे। सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अभी देखो ये जो तुमको पीछे दिख रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। क्यों? ये जो तुम्हारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुम्हारा ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। तो तुमको बेंडिंग ऑफ लाइट भी अलग अलग तुमको देखने को मिलेगी। तो वो तो होता नहीं कि स्ट्रेंथ ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट, कि तुम कितना स्ट्रेंथ, मतलब कितनी तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है कि तुम लाइट को बेंड करा सकते हो, है ना। तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। मतलब एक तरीके से ये है कि तुम्हारा कौन कितना डेंस है, कौन कितना रेयरर है इसके कंपैरिजन में। तो अभी देखो तुमको इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो लाइट रे है, तुम्हारे प्लास्टिक में थोड़ी सी कम बेंड होगी ना। ये देखो लाइट रे तुम्हारी प्लास्टिक में थोड़ी कम बेंड हो रही है, और बाद में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारी, अभी मैं तुमको दोबारा दिखाऊंगा इस चीज को। और जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं उससे आ रही है, मतलब क्या कहते हैं, जब तुम्हारी ग्लास स्लैब से रहेगी तो वो तुम्हारी ज्यादा बेंड होगी। जैसे अभी तुम देखो, है ना। अभी इसको हम आगे कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें ज्यादा तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं बेंड होगी। तो ये जो बेंडिंग का जो फेनोमेना है वो उसकी पावर को बताता है। अगर जैसे किसी पावर को डिफाइन करना है बेंडिंग कितनी हो रही, तो हम उसको एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे तुम सामने देख रहे हो तो सामने नॉर्मल आने पे तुम्हारी बेंड नहीं हो रही। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं तुमको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो जान जाना कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, हाँ थिकनेस भैया। और तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो तुम्हारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगा। ज्यादा। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? हाँ भैया। आ गया? चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ। When a AO, ray of light AO enters a rectangular glass slab from air at point O, how does it bend? Away from the normal, toward the normal, or it continues in normal line. It reflects back into the air, toward the normal. क्या होगा टुवर्ड द नॉर्मल? क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि जो तुम्हारा, अच्छा तुम रे ऑफ लाइट ए इंटर द ग्लास स्लैब, है ना। ग्लास स्लैब में आ रही है, तो अगर ग्लास स्लैब में आ रही है एयर से, तो इसका मतलब क्या है कि एयर तुम्हारा रेयरर है और तुम्हारा ग्लास स्लैब डेंसर है, तो वो तुम्हारी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। वेरी गुड। चलो अब इसका बताओ कार्तिक आंसर। Uh, what happens to the ray of light OB when it emerges from the glass slab into the air at point B? भैया, पॉइंट it ए बी bend और ओ away बी ये from सब the हटा दो, normal. ये बताओ, बस फिर इतना बताओ कि अगर कोई लाइट रे इमर्ज हो रही हाँ है ग्लास स्लैब से एयर में, तो क्या होगा उसके साथ? भैया, वो बेंड अवे हो जाती है बेंड नॉर्मली। अवे हो जाती है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या है फिर? बी। बी। वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बताओ। Why are the incident ray AO and the emergent ray BC parallel to each other in this scenario? Because the angle of incidence and emergence are always equal. Because the glass slab is transparent. Because the extent bending at points O and B on the parallel faces of the glass slab is equal and opposite. Sir C. क्या हो जाएगा तुम्हारा? सी। वेरी गुड। चलो आर्यन इसका आंसर बताओ। हाँ मैं सब क्लास आर्यन नहीं, अंश बताओ। अंश भी नहीं अंश है? भी चला गया भैया। अंश भी चला गया। चलो ठीक है, तुम बताओ। वो मतलब क्या कहते हैं वो बताएगा, यान। हम The यान। phenomena where the emergent ray is parallel to the incident ray but uh, display
displayed से इसका displace एग्जैक्टली dispersion to the light, क्या होगा इसका आंसर? dispersion to the light. प्रणव बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ भैया बता रहा, द phenomenon where the emergent ray is parallel to the incident ray but displayed laterally is due to emergent ray is parallel to the incident ray. Total internal reflection, dispersion of light, refraction through a parallel side slab, diffuse reflection. भैया हमें इसका सी लग रहा है, एक नंबर emergent is parallel to the incident ray but भैया ये लास्ट में बट डिस्प्ले लैटरली इज वो ड्यू टू, क्वेश्चन ये इसका बोल रहा मतलब है क्या गधो, है? सुनो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फेनोमेना इसमें लग, माइक ऑफ करो पीछे वाले जितने भी फैमिली वाले फंक्शन वाले सब बंद करो इसे, ठीक है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो तुम्हारी इमर्जेंट रे है वो तुम्हारे इंसिडेंट रे के पैरेलल है, डिस्प्लेस हो जा रही है, तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं? भाई सी वाला होगा, सी रिफ्लेक्शन वाला थ्रू ना? द पैरेलल। लेकिन Reflection of इसमें जो लास्ट वाला था ना, थ्रू अ पैरेलल साइडेड स्लैब, चलो ठीक है, इसका कोई नहीं। मतलब क्या है? डिस्प्लेस, क्या क्या बोल रहा? पैरेलल स्लैब है ना, ये पैरेलली स्लैब तो थ्रू अ है तुम्हारा, कुछ है पैरेलल स्लैब। पैरेलली स्लैब तो है ये सब, कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा पैरेलल स्लैब? तो पैरेलल से बता रहा है कि मतलब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो अच्छा तुम्हारे तो ये स्लैब से हो रहा वही है, वो पैरेलल स्लैब कह साइड रहा से है हो। मतलब। स्लैब मतलब तुम्हारा ग्लास है वो, स्लैब को यहाँ ग्लास बोला जा रहा है। स्लैब और ग्लास में भी अच्छा कंफ्यूज हो रहा हो क्या? आयुष इसका आंसर बताओ। आयुष नहीं बताएगा, ईयान बताओ। ईयान बताओ। और आयुष अपना तुम एक या बार कट होकर फिर से वापस हो, तुम्हारी साउंड रिपीट हो रही है। ईयान बताओ आंसर। in the diagram, what does represent? व्हाट डज, ई नहीं लिखा है क्या यहाँ? ई कौन पढ़ेगा? A. What does E represent? A. The angle of incident. B. The angle of refraction. C. The angle of emergence. The lateral displacement. बताओ, इस डायग्राम में जो ई दिखा है ये ई क्या है? भैया हम बताएं? नहीं, उसको बोलने दो यार। The सर C होगा. The angle of इमरजेंस है ना, द एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। लेवल बढ़ा लो बेटे, वरना लग जाएंगे अच्छे खासे। कार्तिक इसका आंसर बताओ। When an incident ray AO enters a parallel-sided glass slab at point O, how does it bend retrieve to the normal? AO वाली बात करें, हाँ भैया, towards the normal. टुवर्ड द नॉर्मल, वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बताओ। when the refracted ray OB emerges from the parallel side glass slab at point B, how does it bend related to the normal, away from the normal? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसका बताओ प्रणव। What is the overall direction of the emergent light ray? What is the overall direction of the emergent light ray as it leaves a parallel sided glass slab related to the incident ray? It is perpendicular to the incident ray. It is in the opposite direction to the incident ray. It is parallel to the incident ray. It भैया सी वाला होगा। सी वाला होगा, वेरी गुड। चलो ठीक है, आर्यन है, अमन है। अमान है सब। अमन अमन है भैया, आ रहा नहीं है। अमन इसका आंसर दो। चलो कार्तिक तुम आंसर दो। The reason for the emergent ray being parallel to the incident ray is that the refractive index of glass is constant. The light travels in a straight line inside the glass
The bending towards the normal at entry is equal and opposite to the bending away from the normal and exit. भैया यही सी वाला. सी वाला वेरी गुड। चलो इसके बाद तुम बताओ मतलब क्या कहते हैं यान इसका आंसर बताओ। यान पढ़ो इसका आंसर बताओ। The diagram visually demonstrate a डिमॉन्स्ट्रेट क्या होगा? the reflection from a mirror डिस्पर्जन ऑफ अ व्हाइट लाइट पढ़ो। reflection through the a regular glass slab. Sir, see. सी वाला ना, रेगुलर नहीं लिख रखा बेटा, वो रेक्टेंगुलर लिख रखा है। हाँ ठीक है, सर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, चलो अब इसका आंसर दो, मतलब क्या कहते हैं ये प्रणव। What is the relationship between the emergent ray BC? भैया ये इस डायग्राम से देख हाँ देख लेना। के बताओ, हाँ इस डायग्राम। What is the relation between the emergent ray BC and the incident ray AO when light passes through a rectangular glass tube AO or BC? They perpendicular to each other. They are parallel to each other. They intersect at the glass slab. The emergent ray is always shorter than the incident ray. भैया B वाला होगा। They are each other. वेरी गुड। आयुष इसका आंसर बताओ बेटा। The sideway displacement of the emergent ray from the original path of the incident ray is called lateral displacement. लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। कार्तिक इसका आंसर बताओ। What is the perpendicular distance CD in the diagram? Where the lateral distance क्या हो जाएगा? displacement. लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। चलो ठीक है, यान इसका आंसर बताओ बेटा। what is the angle that is the emergent ray makes with the normal called मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंट रे को, मतलब एंगल ऑफ जो इमर्जेंट है उसको किस चीज से डिनोट किया गया है? reflection? नहीं, किस चीज से डिनोट किया गया है? किस एंगल से डिनोट किया गया है? एंगल ई से या एंगल आर से या एंगल आई से, ये बताओ। IR से। एंगल ऑफ इमर्जेंट पूछा जा रहा है। अच्छा, इमर्जेंट ई से। ई से। क्वेश्चन पढ़ो, मीनिंग बताओ, फिर उसका आंसर फिर से दो एक बार। What is the angle that is the emergent ray makes with the normal called a angle of नहीं, आप क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। क्वेश्चन पढ़ ले, क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। कौन सा एंगल इमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, मतलब कौन सा एंगल है जो इमर्जेंट रे बनाता है? नॉर्मल रे के साथ। चलो ठीक है, इमर्जेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सर, एंगल ऑफ इमरजेंस, वेरी गुड। चलो ठीक है, प्रणव इसका आंसर बताओ। हाँ नहीं, मैं क्लास में बताऊं क्या? करते ही नहीं है, बस मैं और कार्तिक है और ये यार। हाँ ठीक है, तुम बताओ। In the case of rectangular glass slab, what is the relationship between the angle of emergence and the angle of incidence? E equals to I C. इक्वल टू आई, वेरी गुड। कार्तिक इसका आंसर बताओ। Which of the following factors does lateral displacement not primarily depend on? भैया thickness of the glass slab, refractive index, भैया दोनों होते हैं ये। हेलो, नॉट पढ़ा है तुमने? क्वेश्चन ध्यान से गलत कर अच्छा कर सॉरी आओ। सॉरी। मैं तो चाहूंगा तुम लोग साले गलत कर गए हो, नहीं क्योंकि नहीं तुम लोग भैया, को वैसे शऊर ऑप्शन नहीं था है। नहीं भैया, लेकिन ऑप्शन था नहीं वैसे। बाद में एक और बार क्वेश्चन बैठता तो पता चले। भैया कलर ऑफ द लाइट। कलर ऑफ द लाइट, वेरी गुड। आयुष जल्दी बताओ इसका आंसर। Lateral displacement is directly proportional to which of the following: angle of incidence, thickness of a glass slab, reflective index of sir, lateral displacement, sir, thickness, reflective index. सर ये 1 and 2 only C. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, सी भी होगा इसका आंसर।
समझ रहे हो? तो इसका 1 2 3 दोनों तीनों होगा। कार्तिक इसका आंसर बताऊं? If the angle of incidence of a light ray on a glass slab is increased, what will happen to the lateral distance? भैया, it will increase. इट विल It will increase. इंक्रीज। चलो ठीक है, आयुष इसका आंसर बताओ जल्दी। To achieve a greater lateral displacement of a light ray passing through a glass slab, which of the following actions should be effective? Using a thinner glass slab, using a glass slab with a lower refractive index, increasing the angle of incidence, decreasing the angle of incidence. Sir, sir, अगर using a glass slab with lower refractive index. ये क्लास में ध्यान नहीं दिया है ना? कार्तिक तुम बताओ, मैं बताऊंगा मैंने, अब तुम लोग Increasing. फिर से भैया, देखना। वो increasing the angle of incidence. वेरी गुड। कार्तिक इसका Increasing आंसर the बताओ। angle. जाके पता करना अभी क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। दोबारा वीडियो देखना फिर से If a समझना। li- बताओ, पढ़ो if a क्वेश्चन नंबर light ray passes through 2। two different glass slabs, slab A and slab B, where slab A has a has a higher refractive index than slab B, assuming identical thickness and angle of incidence, which slab will result greater lateral displacement. क्या बोले कि क्वेश्चन का इसमें, मीनिंग बताओ पहले क्या है। हाँ भैया, इसमें बोला है कि दो ग्लास के स्लैब है, जिनमें से जो ग्लास ए वाला है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हायर है बी से। हम्म, तो इसमें बताना है कि थिकनेस के हिसाब से, मतलब कितना उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिकनेस के हिसाब से वाह। कौन सा वाला सुनो इधर, ज्यादा। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास अगर दो ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब ए है और एक ग्लास स्लैब बी है। माना जा रहा है ये कि तुम्हारा जो दोनों ग्लास स्लैब है उनकी जो थिकनेस है और जो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंट है आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। लेकिन उनमें एक चीज डिफरेंस है, वो ये है कि ग्लास स्लैब जो है तुम्हारा ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास बी से। तो मुझे बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसका ज्यादा होगा? भैया उसका ए वाले। ए वाले का। तुम लोग आइडेंटिकल का मीनिंग नहीं जानते हो। एपीएस के छात्र हो, भैया भैया सो कॉल्ड सीबीएसई। भैया भैया समझ रहे हो? अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। इसको तुमको समझाना है, ठीक है? कि ऑप्टिकली में ज्यादा तुम्हारी डेंसिटी होती है, उसमें मतलब कम होती है, ये सब है ना। लाइट ट्रेवल उसमें ज्यादा फास्ट होता है, इसमें कम होता है। बस केवल ये समझाना है। अभी बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में नहीं पूछा है इसमें। ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है ये, ठीक? एक्सप्लेन द केस व्हेन लाइट इंसिडेंट, है ना, इंसिडेंट लाइट या फिर गोस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। समझ में आ गया ना? कि तुमको केस को एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे अगर तुम्हें रेयर से डेंसर में जा रही है या फिर तुम्हें डेंसर में रेयर जा रही है, तो तुमको उसको बड़े अच्छे से समझाना पड़ेगा कि हाँ मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा बेंड अवे द नॉर्मल होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, ये सारी चीजें। तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा 6 मार्क्स का। 3 मार्क्स के हैं टोटल। डायग्राम बनाओगे सब में अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन इमर्जेंट रे। ठीक है, एक्सप्लेन इमर्जेंट रे, ठीक है? हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म पूरा प्रॉपर समझाओगे कि इंसिडेंट रे ये आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, पूरा सब कुछ। ये भी तुम्हारा 3 मार्क्स का है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? व्हाट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस लेटरल डिस्प्लेसमेंट? अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी तुमको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। लाइट के चैप्टर में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चाहे जो होता है, इतना जान लो। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का। अब इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है?
ईयान, नो सर। आयुष, किसी को कोई भी नहीं नहीं है ना, तो मैं इसको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे, बोलो। सही से करके लाने का। हाँ मतलब अपनी लैंग्वेज में करके लेकर आओ, है ना, जो मैंने समझाया उन्हीं को करके लेकर आओ, सबसे बेस्ट है। आंसर राइटिंग इम्प्रूव करो।